नमस्कार, यह देश की बात। मैं हूं नगमा। मशहूर गायिका दिवंगत लता मंगेशकर की याद में आज प्रधानमंत्री मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय अपना संबोधन दे रहे हैं। आप निस्पृह बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है। ये सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में वीररस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है। और मेरे के लिए तो ये अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है। अभी कुछ सुर्खियां हरीश जी ने बता दी, लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना। तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4 साढ़े 4 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था। और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं।
मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो। मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी। वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। पूरा विश्व उन्हें सुर सम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं बल्कि साधिका मानती थी। और ये हमने कितने ही लोगों से सुना है कि वो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो चप्पलें बाहर उतार देती थी। संगीत की साधना और ईश्वर की साधना उनके लिए एक ही था। साथियों, आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत को हम लोग सुनने समझने की कोशिश करें तो कभी कभी उलझन में भी पड़ जाते हैं। लेकिन मैं जब आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत की तरफ सोचने की कोशिश करता हूं तो अगर उसको सरल शब्दों में मुझे कहना है, उस अद्वैत के सिद्धांत को, ईश्वर का उच्चारण भी स्वर के बिना अधूरा है। ईश्वर में स्वर समाहित है। जहां स्वर है वहीं पूर्णता है। संगीत हमारे हृदय पर, हमारे अंतर्मन पर असर डालता है। अगर उसका उद्गम लता जी जैसा पवित्र हो तो वह पवित्रता और भाव भी उस संगीत में घुल जाते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हम सब के लिए और खासकर
युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूजुक में कर सकते हैं। और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था। और वीर सावरकर जी ने यह गीत अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लिखा था। ये साहस, ये देशभक्ति दीनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी। लता जी ने संभवतः कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाज सेवा के ही क्षेत्र में जाना चाहती थी। लता जी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया, लेकिन राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा उनके गीतों के जरिए भी प्रेरणा पाती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज पर वीर सावरकर जी का लिखा गीत हिंदू नरसिम्हा हो या समर्थ गुरु रामदास जी के पद हो, लता जी ने शिव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें अमर कर दिया। आए मेरे वतन के लोगों और जय हिंद की सेना, ये वो भाव पंक्तियां हैं जो देश के जन जन की जुबान पर अमर कर दी। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कितने ही पक्ष हैं। लता दीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमृत महोत्सव में हम जन जन तक लेकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए। हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं, लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। भारतीयता के साथ जी, प्रधानमंत्री मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के साथ और मंगेशकर परिवार के साथ जो उनके पुराने रिश्ते हैं उसके बारे में बात की। ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जिसे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है सबसे पहले। तो वो इस कार्यक्रम के लिए मुंबई में है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहां पे डिमोलिशन जो हुआ, अवैध निर्माणों का तथाकथित उस जो हिंसा और तनाव रहा है, फिर उसके बाद से आज तिरंगा यात्रा वहां पे निकाली जा रही है। दोनों समुदाय के लोग आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू होकर आजाद चौक पर खत्म होगी। शनिवार को हनुमान जयंती यानी कि जो बीता शनिवार है, इसको 8 दिन हो गए। हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था, उसके बाद यहाँ हिंसा भड़की थी और उसके बाद से लगातार ये इलाका तनाव में है। इस हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, तिरंगा यात्रा जहां पर निकाली जा रही है। राजीव, आप हमें इस तिरंगा यात्रा के बारे में इस समय वहां से और क्या जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जहां पिछले शनिवार को हनुमान जयंती यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी दोनों समुदाय के बीच में, और पूरे एक हफ्ते तक पूरा माहौल जो है तनावपूर्ण रहा था। और पूरा अगर इलाके की बात करें तो एक लिहाज से छावनी में तब्दील हो गया था, न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों समुदाय के बीच जो लोग हैं उन लोगों ने मिलकर तय किया कि आपसी भाईचारे को, प्रेम मोहब्बत को फिर से बहाल करनी है। और उनको ये कहना है कि हमें शांति से रहना है और अमन से रहना। और यही वजह है कि दोनों समुदाय के लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर एक पूरा 1 किलोमीटर का एरिया जो है बाकायदा घूम रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच जो ताना बाना जो था, प्रेम मोहब्बत का, उसको जो बिगाड़ने की कोशिश हुई थी वो हमें स्वीकार नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जैसे तिरंगा यात्रा चल रहा था, आसपास के जितने लोग छतों पर लोग बैठे हुए थे वो ऊपर से फूल बरसा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छी कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, ताकि कोई भी तत्व जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि जो माहौल जो लग रहा था कि बिगड़ गया है, जो ताना बाना बिगड़ गया, आपसी प्रेम मोहब्बत, वो कम से कम फिर से जो एक लिहाज से कह सकते हैं कि बहाल हो गई है। फिर से एक बेहतर करने की कोशिश जो लोगों द्वारा जारी है। जी तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय जहांगीरपुरी के उस कुशल चौक से आजाद चौक तक जो है ये तिरंगा यात्रा जा रही है। 1 किलोमीटर लंबी है। राजीव रंजन वहां पे मौजूद हैं। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमान, हाथों में तिरंगा लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले शनिवार को यहां पर हिंसा हुई थी हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान, और उसके बाद से लगातार इस इलाके में तनाव बना हुआ था। कोशिश है इस तनाव को कम करने की। राजीव, इस इलाके में ये जो तिरंगा यात्रा है इसकी अगुवाई कौन से लोग कर रहे हैं? कितनी बड़ी ये यात्रा है? कितने लोग शामिल हुए हैं? यहाँ पे इनमें नेताओं को दूर रखा गया है इस यात्रा से, ये सिर्फ आम लोग ही हैं? और जो माहौल है इस इलाके का, जो हिंसा के बाद तनाव का वहां पे माहौल था और उसके बाद डिमोलिशन ड्राइव जो चली थी उससे भी लगातार इस इलाके में तनाव बना रहा, तो वहां पे आपको किस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं? अगर हम इस मायने में समझें कि किस तरह का वातावरण है वहां। देखिए, अब माहौल की बात करेंगे, वातावरण की बात करेंगे तो आसपास अगर माहौल देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तस्वीरें कम से कम झूठ नहीं बोलती है। इस पूरे इलाके की बात करें तो हालत ये थी कि जब कल के पहले की बात करें तो इक्के दुक्के आपको लोग नजर आते थे। हर जगह केवल पुलिस नजर आता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आते थे। लेकिन अब जो गलियां के जो गेट है, जो सामने आप अगर गेट देख पाते हो, सब खुल गया है। लोग आपस में निकल के सामने आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आपसी प्रेम मोहब्बत, जो भाईचारा जो है, जो फिर से कायम हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी निकल के सामने है, अपने हाथ में तिरंगा लेके सामने है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा आम लोग सामने है और उन्हें पुलिस का भी समर्थन है कि जो माहौल जो यहाँ बिगड़ा था, खासतौर से जो पिछले शनिवार को जो माहौल बिगड़ा था हनुमान जयंती के दौरान, जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान दोनों पक्षों की ओर से हिंसा हुई थी। और उसके बाद जो है अतिक्रमण को लेकर जो डिमोलिशन ड्राइव जो शुरू किया गया था, अब वो माहौल बेहतर हो गया है और एक आपसी माहौल जो है, जो ताना बाना जो है, और उसे बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और उसी के तहत ये जो है शुक्रवार को आपको बता दें कि शुक्रवार को अमन कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें फैसला ये हुआ था कि अब जो है एक तिरंगा यात्रा निकाला जाए। हालांकि दोनों पक्ष से ये फैसला लिया गया था कि 25-25 लोग होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 25 से कहीं ज्यादा लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। और जो लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं वो जो है अपने छतों से इनका स्वागत कर रहे हैं। जी
लोग छतों पे सवार हैं, अपने अपने छतों पे खड़े हैं और फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त हैं ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना न हो। एक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, भाईचारे को वापस कायम करने के लिए इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग हैं और जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। बाकी लोग अपने घरों की छतों से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और इस तरह से एक हफ्ते बाद लगभग कोशिश है एक बार फिर जहांगीरपुरी में कि भाईचारा बहाल हो, लोग जैसे मिलजुल के रहते थे वो वापस हो। ये हनुमान जयंती के मौके पे शोभा यात्रा के दौरान पिछले शनिवार को यहाँ पे हिंसा हुई थी, जिसके बाद लगातार तनाव बना हुआ था। पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ भी मौजूद है। तो ये इस समय हम यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है 1 किलोमीटर लंबी। राजीव, बहुत धन्यवाद आपका। राजीव रंजन हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस इलाके में, जहांगीरपुरी के कुचल चौक में, जहाँ पर ये यात्रा निकाली जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। बात लखीमपुर की। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर के लिए 7 दिनों का वक्त दिया था। आशीष मिश्रा को इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के इस कदम से भारत में खाने के तेल के दाम और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत में इंडोनेशिया से पाम ऑयल बड़ी तादाद में आता है। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल के निर्यातक इंडोनेशिया ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया है कि अब वो पाम ऑयल का निर्यात रोकने वाला है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पाम का तेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने से लेकर मेकअप के सामान तक में होता है। भारत में खाने के तेल के दाम पहले से ही बहुत महंगे हैं और 28 अप्रैल से इंडोनेशिया के इस फैसले के लागू होने के बाद महंगाई और भी बढ़ने का अंदेशा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाम का तेल, जो भारत में शैम्पू से लेकर खाने की चीजों में दवाओं की कंपनियों से लेकर ऑटो उद्योग भी इस्तेमाल करता है, उसे हासिल करने का इकलौता रास्ता मलेशिया से महंगे दामों में खरीदने के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे समय में जब विश्व में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो इंडोनेशिया का लेटेस्ट फैसला है पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन करने का, वो भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें कई पुराने चैप्टर किताबों से हटा दिए गए हैं। बोर्ड ने 11वीं और 12वीं क्लास के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का युग, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति के चैप्टर को हटा दिया है। वहीं बोर्ड ने 10वीं क्लास के कोर्स से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के साथ फैज अहमद फैज द्वारा उर्दू में लिखी 2 कविताओं को भी हटा दिया है। सीबीएसई ने लोकतंत्र और विविधता के चैप्टर को भी हटाया। सीबीएसई का कहना है कि चैप्टर में किए गए बदलाव एनसीईआरटी की सिफारिशों के हिसाब से किए गए हैं। सीबीएसई ने इस बार 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से कई चैप्टर्स हटा दिए हैं। जो नया एकेडमिक सेशन है वो ऑलरेडी इस महीने के पहले हफ्ते से शुरू हो गया था। अप्रैल के पहले हफ्ते से वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर अब ये डिसीजन लिया गया है कि कई चैप्टर हटा दिए जाएंगे। जो चैप्टर हटाए गए हैं उनमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का चैप्टर शामिल है। उसके अलावा उर्दू के कवि फैज़ अहमद फैज़ की 2 कविताएं हटा दी गई हैं। उसके अलावा इस्लामिक जो रूल हुआ करता था वो एशिया और अफ्रीका में किस तरह पनपा, उसका चैप्टर हटा दिया गया है। मुग़ल जो शासन चलता था उसमें मुग़ल दरबार किस तरह से काम करता था, उसकी क्या प्रणाली थी, उसका चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा कोल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चैप्टर्स भी हटा दिए गए हैं।
अब अगर बात करी जाए कि क्या इसका कंसल्टेशन प्रोसेस इसके पीछे क्या था, उसके पीछे के जो कारण हैं उस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सीबीएसई की तरफ से। हमने कुछ हिस्टोरियंस से बात करी जिन्होंने ये हिस्ट्री की किताबें लिखी और उन्होंने हमें यही बताया कि उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी या उनके साथ कोई कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया गया जिसमें यह तय किया गया कि इन चैप्टर्स को हटाया जाना है। अगर हम बात करें कि क्या पहले भी इस तरह के निर्णय सीबीएसई ने लिए हैं, तो ऐसा 2020 में भी हुआ है जब क्लास 11th के कोर्सेज से नेशनलिज्म, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे चैप्टर हटा दिए गए थे। तब कई जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, फिर चाहे वो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हों या टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी रही हों, उन सब ने सीबीएसई के इस डिसीजन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उस समय काफ़ी ये हेडलाइंस में रहा, काफ़ी विरोध हुआ ऑपोजिशन पार्टीज़ का, पर तकरीबन 1 साल तक चीज़ें इसी तरह चली। 1 साल बाद उन चैप्टर्स को वापस करिकुलम में रेस्टोर कर लिया गया और अब भी वो सिलेबस का हिस्सा है नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म के चैप्टर्स। तो अभी फ़िलहाल सीबीएसई ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि उनका डिसीजन कब तक जारी रहेगा, पर हाँ, पिछले साल दिसंबर में एनसीईआरटी ने ज़रूर कहा था कि वो सिलेबस को घटाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से शिक्षा पर भारी असर पड़ा है और बच्चों के ऊपर बोझ ज़्यादा है और वो कोशिश करेंगे कि वो इस बोझ को कम कर सकें। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की आर वैल्यू भी बढ़कर 2.1 हो गई है। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में अब एक संक्रमित व्यक्ति 2 लोगों में कोरोना फैला रहा है। भारत में पिछले 2 दिनों में कोविड के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी महीने के पहले हफ्ते में रोजाना 1000 मामले आ रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में ताज़े मामले सबसे ज़्यादा दिल्ली से आ रहे हैं। शुक्रवार को यहाँ 1042 मामले आए, यानी देश भर के 40% से भी ज़्यादा मामले। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते में कोविड के हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 1042 मामले सामने आए। ठीक 1 हफ्ता पहले यही मामले 366 पर थे, यानी कि 1 हफ्ते में 284% का इजाफा। 1 हफ्ते में मौजूदा मामले 406 से बढ़कर 2241 हुए। पॉजिटिविटी दर 1 हफ्ते में 3.95% से बढ़कर 4.64% हुई। इसी बीच आईआईटी मद्रास की एक स्टडी में दिल्ली की आर वैल्यू 2.1 पाई गई है। दिल्ली की आर वैल्यू 1 से कम 28 मार्च को थी। आईआईटी मद्रास की स्टडी एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिन दिल्ली के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर बात की जाए डेली केसेस की, तो दिल्ली में 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 280% ज़्यादा केसेस है। पॉजिटिविटी रेट 4.5% पार कर चुका है, जो पिछले हफ्ते 4% से कम था। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो 2200 पहुँच चुकी है, जो पिछले हफ्ते 700 थी। तो ये सभी इंडिकेशन उसी तरफ जा रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, हालात कोविड के ख़राब दिल्ली में हो रहे हैं। और R0 की वैल्यू एक बड़ा इंडिकेशन है, जो ना सिर्फ आईआईटी मद्रास की स्टडी में आए हैं, बल्कि डॉक्टर्स, विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि लोगों को सतर्क होने की खासतौर पे ज़रूरत है। जानकार कहते हैं कि कोविड नियमों में ढील नहीं बरतनी चाहिए। The number of COVID cases is definitely on the rise and this is happening. कोविड केसेस की संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है और ये तब हो रहा है जब हम प्रतिबंधों के साथ और बिना मास्क के अपना जीवन सामान्य रूप से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब फिर से एक बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से प्रभावित हो रहे हैं। January had an R of 7 to 10. That means if in January one patient was infecting 7 to 10 people, so far the current one is allowing one patient to spread it to 2 more individuals. गनीमत है कि दिल्ली में 2241 एक्टिव मामलों में सिर्फ 68 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। हमारी ओपीडी में हमने देखा है कि लोगों की आंखें, मुंह, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द के साथ सूखापन आ रहा है। ये लक्षण रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पाए जाते हैं।
वैसे विशेषज्ञ हिदायत दे रहे हैं कि एहतियात में किसी सूरत में कमी न आने पाए। उधर बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने मास्क लगाना एक बार फिर जरूरी कर दिया है। दिल्ली में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।